हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रशांत पारधी, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम नागपुर। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बिल्डिंग प्लान सबमिट करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत रहती है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि हम लोग बिल्डिंग प्लान सबमिट करते वक्त यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों ये मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, किस तरह से आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं, क्या क्या उन सारी चीज़ों की प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि हम लोग बिल्डिंग प्लान सबमिट करते हो यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों आपका सेल डीड। दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसे बोला जाता है आरएल लेटर, जिसे हम लोग रिलीज लेटर भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका सीटीएस डॉक्यूमेंट, जिसे हम लोग आखिरी पत्रिका भी बोला जाता है हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। इसके अलावा जो चौथा जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है आपका टैक्स रिसिप्ट, जो कि उस प्रॉपर्टी का जो हर साल जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसकी टैक्स रिसिप्ट ये करके डॉक्यूमेंट रहता है। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका बिल्डिंग प्लान, जो कि हम लोग किसी भी आर्किटेक्ट के थ्रू बनाते हैं और उसको स्टैम्प, उसका जो साइन और स्टैम्प रहता है वो इसमें रहता है। इसके अलावा दोस्तों छठा एक डॉक्यूमेंट है जो कि कभी कभी वहाँ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे जरूरत रहती है, जिसे बोला जाता है एनओसी। अब ये 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है फॉर्म एबी, जो कि हम लोग कॉर्पोरेशन से लेते हैं। तो ये 7 डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल डीड की। तो सेल डीड जो है दोस्तों, जब भी हम लोग वो प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, जो कि प्लॉट हो गया या फिर जो भी आपके बिल्डिंग, जो भी आपके प्लॉट है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जब वो प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उसका हम लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं जो कि स्टैम्प पेपर के ऊपर में रहता है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सेल डीड। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, जो कि आप कभी भी आप कोई भी अगर बिल्डिंग प्लान आप सबमिट कर रहे हैं तो वो आपके प्रॉपर्टी की आपकी आइडेंटिटी है। और ये इस आइडेंटिटी के थ्रू हमें पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली इस पर्सन ने इसे परचेस किया हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हम लोग हमेशा जब भी बिल्डिंग प्लान सबमिट करते हैं उस टाइम पे इसे यूज करते हैं। अब दोस्तों इसमें दूसरा जो डॉक्यूमेंट है जिसे बोला जाता है आरएल लेटर, जिसे हम लोग रिलीज लेटर बोलते हैं। अभी आरएल लेटर क्या है, तो इसको दोस्तों आप सबसे इजी लैंग्वेज में आप समझा जाए तो जब भी पता है कि अगर कोई एक लैंड रहती है तो वहाँ के डेवलपर, जो लैंड डेवलपर रहते हैं या फिर जो भी हाउसिंग सोसाइटी रहती है, वो क्या करती है उसका लेआउट गिराती है। लेआउट में बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग प्लॉट्स बने हुए रहते हैं और वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी ये सारी चीज़ें बनी रहती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पर्टिकुलर हम लोग प्लॉट परचेस करते हैं। अब वहाँ के जो लैंड डेवलपर रहते हैं या फिर जो भी हाउसिंग सोसाइटी रहती है वो क्या करती है उस पूरे लेआउट को वहाँ की लोकल अथॉरिटी, जो कि कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी आपके है, उसके थ्रू से रेगुलाइज करती है। तो उसमें क्या करता है कि जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटी थी वो उस डॉक्यूमेंट, उस पूरे लेआउट को चेक करती है कि वो एज पर नॉर्म्स बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर वो एज पर नॉर्म बना हुआ है तो उसे वो लोग क्या करते हैं उसे रेगुलाइज करते हैं और हर एक प्लॉट को उसका प्लॉट नंबर देके उसे एक रिलीज लेटर एक दिया जाता है, इसका ये मतलब होता है कि वो बिल्डिंग, वो जो लेआउट है वो एक्चुअली अधिकृत रेगुलाइज हो चुका है। तो ये एक आरएल लेटर करके एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इस आरएल लेटर में बेसिकली क्या दिया रहता है कि आपका प्लॉट का एक्चुअल एरिया दिया रहता है, साथ में उसके डायमेंशंस दिए रहते हैं, साथ में उसमें रोड साइड, रोड कौन सा डायरेक्शन दिया हुआ है और नॉर्थ डायरेक्शन, और प्लस वहाँ पे जो भी आपका का एड्रेस रहता है वो डिटेल में दिया हुआ रहता है। तो एक आरएल लेटर है जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब दोस्तों इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है तीसरे नंबर का, जिसे बोला जाता है सीटीएस डॉक्यूमेंट, जिसे हम लोग आखिरी पत्रिका भी बोलते हैं। जो कि एक्चुअली क्या रहता है कि अगर सपोज उस प्लॉट के ऊपर इसके पहले जो जो ओनर्स के नाम रहते हैं तो धीरे धीरे उस ओनर के वहाँ पे नाम लिखे हुए रहते हैं। अब जैसे अगर सपोज किसी एक्स पर्सन ने अगर ये डॉक्यूमेंट पहले प्रॉपर्टी परचेस किया हुआ है और बाद में वो किसी वाई पर्सन को बेच रहा है, तो क्या होगा कि जब वो वाई पर्सन वो परचेस करेंगे वो क्या करेंगे, आप भूखंड क्रमांक वहाँ पे अप्लाई करके वो प्रॉपर्टी अपने प्लॉट अपने नाम पे करवा लेगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जो कि हम लोग सबमिट करते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा जो चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका टैक्स रिसिप्ट, जो कि हर साल हम लोग जैसे गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो आप जब भी अगर आप सपोज बिल्डिंग प्लान आप सब के लिए अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे आपको लेटेस्ट टैक्स रिसिप्ट भी आपको इसमें अटैच करनी पड़ेगी। अगर सपोज आप जैसे अगर 2021 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2020-21 की आपको टैक्स रिसिप्ट उसमें अटैच करना पड़ सकता है। तो ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका बिल्डिंग प्लान। जब भी अगर हम लोग सैंक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो प्रपोज कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसका एक बिल्डिंग प्लान बनेगा। अब ये जो बिल्डिंग प्लान है या वहाँ की कोई भी आर्किटेक्ट या फिर जो भी सिविल इंजीनियर है जो कि वहाँ पे कॉर्पोरेशन में रजिस्टर्ड है उसके थ्रू आप ये डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि वो बिल्डिंग प्लान में आपका फ्लोर प्लान बना हुआ होगा, उसके एलिवेशन सेक्शन
और जो भी एरिया स्टेटमेंट है वो दिया है। तो ये एक मैप बनेगा और इसमें वहाँ वो जो आर्किटेक्ट या फिर जो सिविल इंजीनियर उसकी साइन और स्टैम्प रहेगा। तो ये पांचवा एक डॉक्यूमेंट है। अब इसके अलावा दोस्तों एक एनओसी करके एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि डिपेंड करता है वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब इसकी सिचुएशन अलग अलग तरीके से है। जैसे सबसे पहले जो सिचुएशन है वो ये है कि आप सपोज अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अगर सपोज आप कॉमन वॉल लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आप जिस साइड में भी आप कॉमन वॉल से आप कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं उसको साइड में लग के जो प्रॉपर्टी ओनर है आपको उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है कि हाँ कि मैं कॉमन वॉल लेके आप कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो इसके ऊपर आपका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है करके। तो ये करके इस केस में भी आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है। अब इसके अलावा दोस्तों दूसरी कुछ केसेस रहती है जहाँ पे आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर सपोज आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है अगर वो फॉरेस्ट के एरिया के नियर बाय में जो 500 मीटर के पेरिफेरी में तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ सकती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अगर रेलवे ट्रैक को लग के है जो कि 500 मीटर के अगर उसके पेरिफेरी में आ रही है तो आपको उस केस में आपको रेलवे डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जिसके लिए आपको एनओसी के लिए आपको उसके एनओसी के लिए आपको सेपरेटली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसी के अलावा दोस्तों अगर सपोज आपका अगर एरिया जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो अगर किसी एयरपोर्ट जोन के नियर बाय में तो आपको उस केस में आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसकी एनओसी लेनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि एनओसी किस सिचुएशन में चाहिए वहाँ के जो भी लोकल अथॉरिटीज है या फिर अगर वो किसी भी अगर सर्कल में अगर प्रॉपर्टी आ रही तो उस केस में आपको वहाँ से आपको एनओसी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बिल्डिंग प्लान में आपको जब भी आप अप्रूवल के लिए आप डालेंगे तो आपको ये आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ ही दोस्तों एक फॉर्म ए बी करके आपको जो फॉर्म है वो आपको क्या करना है वो आपको वहाँ के लोकल अथॉरिटी से आपको परचेस करना है। एक्चुअली ए बी फॉर्म कुछ नहीं है कि जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं एक एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट बना हुआ रहता है। ये फॉर्मेट ऑलरेडी वहाँ के लोकल अथॉरिटी अपने अपने हिसाब से बनाती है। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी आप बिल्डिंग प्लान के लिए सबमिट करेंगे आप ये सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स है इन्हें आप बाइंड अप कर लीजिए और साथ में आपकी फॉर्म ए भी आप वहाँ के अथॉरिटी से आप ला लीजिए और उसको फिल करके इसे आप पूरा कंपाइल करके आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको बिल्डिंग प्लान के लिए आपको सबमिट करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो कि हम लोग बिल्डिंग प्लान के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कि हमें बिल्डिंग प्लान की ज़रूरत क्या है। अब दोस्तों आप कभी भी अगर जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको बिल्डिंग प्लान की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको अगर सपोज कभी अगर आपको बैंक लोन के लिए आपको अप्लाई करना है तो बैंक कभी भी आपको पूछेंगे कि आपके पास इसका अप्रूवल है क्या कि आप किस बेस पे आपको इसे बना रहे हैं। तो वो उनके लिए पता है कि जो अथॉरिटी की तरफ से आपको जो एक सैंक्शनिंग मैप मिलता है वो उनके लिए प्रूफ रहता है कि आपको पता आप इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उस केस में वो क्या करती है आपको लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इस केस में। साथ ही दोस्तों अगर सपोज आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट आपको सपोज साथ ही दोस्तों अगर आपको सपोज इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए आपको अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक मीटर के लिए अप्लाई करना है तो उस केस में भी आपको बिल्डिंग प्लान की आपको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सपोज वाटर टैंक या पानी के कनेक्शन के लिए भी आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो इस केस में भी आपको बिल्डिंग प्लान की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है जहाँ पे आपको बिल्डिंग प्लान की जरूरत रहती है। साथ ही दोस्तों ये आपके प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है उसको भी आपको इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है। तो ये बिल्डिंग प्लान जो है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। आप कभी भी उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहे या फिर कोई भी दूसरा पर्पज हो तो उस सारे पर्पसेस के लिए आपको बिल्डिंग प्लान की जरूरत रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आपके जो भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। उस पर भी मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, सी यू।